आपकी स्क्रीन पर इस समय अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और सीरिया के अंतिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे होंगे। 15 अक्टूबर 2025 को ये तस्वीर ली गई थी। अल-शरा रूस की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए थे। क्रेमलिन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। विडंबना देखिए, ठीक एक साल पहले तक पुतिन और अल-शरा एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। पुतिन ने ना जाने कितनी बार अल-शरा के लड़ाकों और उनके ठिकानों पर बमबारी की थी, पर अब उन्हें ही इज्जत और वक़ार के साथ अपने देश बुलाना पड़ रहा है। अमेरिका के साथ भी कमोबेश यही विडंबना देखी गई थी, पर पुतिन के साथ एक बात और ऐड हो गई थी। क्या बात थी वो? कि जिस समय पुतिन अहमद अल-शरा का स्वागत कर रहे थे, उसी समय क्रेमलिन से चंद किलोमीटर दूर स्थित गगनचुंबी और आलीशान इमारत में सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद आराम कर रहे थे। क्रेमलिन से उनके घर पैदल जाने में महज 10 से 15 मिनट का समय लगता है। 12 अक्टूबर को यानी अल-शरा की विजिट के 3 दिन पहले जर्मन अखबार डाई ज़ीट की एक डिटेल रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया कि कैसे अल-असद तख्ता पलट के बाद रूस आए और यहाँ अपने परिवार के साथ आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें पुतिन का पूरा समर्थन मिला हुआ है। राष्ट्रपति रहते हुए ही असद ने 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रूस की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर दिए थे। जर्मन अखबार ने खुलासा किया है कि असद इस समय जिस इमारत में वो रहते हैं उसके 67 मतलब 67वें फ्लोर पर रहते हैं। मेन अपार्टमेंट में जो एंट्री होती है वो एक कार्ड और कोड चिप के ज़रिए होती है। उसके बिना आप उस अपार्टमेंट में, असद के अपार्टमेंट में एंट्री नहीं कर सकते। असद अपना ज़्यादातर समय ऑनलाइन गेमिंग में बिताते हैं। अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ वो रूसी शहर में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन असद पर हज़ारों लोगों की हत्या का आरोप लगा, जिसकी वजह से उन्हें सीरिया का जल्लाद तक कहा जाता है, पुतिन ने उन्हें क्यों शरण दी हुई है और वो रूस कैसे पहुंचे और वहां अब उनकी ज़िंदगी कैसी बीत रही है। आज के शो में इन्हीं सब सवालों का पता लगाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम साजिद है और ये खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत है। पुतिन और असद 2 पक्के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती राजनीतिक थी, लेकिन राजनीति से इतर भी दोनों नेताओं के अच्छे संबंध बताए जाते हैं। पर इस दोस्ती की बुनियाद आज से लगभग 50 साल पहले ही रख दी गई थी। ऐसा क्या हुआ था 50 साल पहले? 1967 की 6 डे वॉर में जब अरबों की शिकस्त हुई, तो अरबों को बड़ा झटका लगा। कई तरह के नए बदलाव पूरे मिडिल ईस्ट में होने लगे थे। 1960 और 70 के दशक में सीरिया में पैन अरबिज़म और राष्ट्रवाद की विचारधारा जोर पकड़ रही थी। 1963 तक बशर अल-असद के जो पिता थे हाफिज़ अल-असद, वो बाथ पार्टी का हिस्सा बन चुके थे। हाफिज़ अल-असद पहले वायुसेना में थे सीरिया की, और एक बड़े अधिकारी के रूप में उन्होंने नौकरी पाई थी। उन्होंने धीरे धीरे सेना और सुरक्षा बलों में अपने समर्थकों का खेमा बढ़ाया। उनका मकसद था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सत्ता पर बिना बड़े संघर्ष के कब्ज़ा किया जा सके। 13 नवंबर 1970 को हाफिज़ अल-असद ने एक खुफिया तख्तापलट किया। इसके बाद हाफिज़ ने सीरिया के राष्ट्रपति का पद अपने हाथ में ले लिया। हाफिज़ ने अंग्रेज़, अमेरिकी और सऊदी समर्थित अरब उन शासन पर भरोसा नहीं किया। वो चाहते थे कि सीरिया स्वतंत्र और मजबूत रहे, आज़ाद रहे, और इसके लिए उन्हें किसी दूसरी बड़ी ताकत का समर्थन चाहिए ही था। अमेरिका जो था वो हाफिज़ रजीम को समर्थन नहीं देता था, लेकिन बिना बाहरी समर्थन के सीरिया को चला पाना उस समय मुश्किल था। ऐसे में हाफिज़ ने सोवियत यूनियन का हाथ थामा। उस समय सोवियत यूनियन सीरिया के हथियारों और सैन्य प्रशिक्षण में सबसे बड़ा सपोर्टर बनकर उभरा। 1967 और 1973 के अरब इसराइल युद्धों के दौरान सीरिया को इसराइल से लगातार खतरा था। सोवियत यूनियन ने अमेरिका समर्थित इसराइल के खिलाफ हथियार और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया। सोवियत यूनियन ने सीरिया को इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल रिफाइनरी, एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी बहुत मदद की। सोवियत दोस्ती के ज़रिए उन्होंने हाफिज़ अल-असद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति का संतुलन बनाया। इसके बाद सोवियत यूनियन को मिडिल ईस्ट में रणनीतिक और बढ़त मिलने लगी। धीरे धीरे हाफिज़ अल-असद की जो रजीम है वो मजबूत होने लगी, जबकि सोवियत संघ ने खुलकर इसराइल से भी पंगा नहीं लिया था, मतलब वो बैलेंस करके चल रहे थे। फिर 1991 आया, 1991, सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, उसका पतन हो गया। फिर रूस वजूद में आया। शुरुआत में रूस तो बहुत कमज़ोर था, उसके ख़ुद के आंतरिक मसले थे, कलह थी, अर्थव्यवस्था का भी मसला था।
आंतरिक विद्रोह को भी कुचलना था। जब ये सब हुआ तो विदेशी मोर्चे पर भी इसका असर दिखा। फिर उसने मिडिल ईस्ट पर अपना प्रभाव खो दिया। रूस ने अपना प्रभाव खो दिया मिडिल ईस्ट में, क्योंकि 91 के बाद हालात ऐसे बन गए थे। जिसके बाद हाफिज़ अल असद ने बोरिस येल्सिन की सरकार को मान्यता दे दी। वो पहले राष्ट्रपति बने रूस के, और उनके साथ रूस के साथ संबंध स्थापित किए सीरिया के। कट्टू साल 2000, हाफिज़ अल असद की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद उनके बेटे हाफिज़ अल असद को सीरिया की गद्दी सौंप दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ 1999 में येल्सिन ने भी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया और सत्ता व्लादिमीर पुतिन को सौंप दी। इस तरह देखा जाए तो साल 2000 की शुरुआत में ही पुतिन और बशर अल असद दोनों ने लगभग एक साथ ही अपने देशों की जिम्मेदारियां संभाली। असद ने ये दोस्ती कायम रखना चाहा रशिया के साथ, क्योंकि हाफिज़ की मौत के बाद भी पश्चिमी देशों ने सीरिया का समर्थन नहीं किया था, इसलिए असद के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। पुतिन ने भी रूस का मिडिल ईस्ट में प्रभाव बढ़ाने के लिए जो कैंपेन था वो तेज़ कर दिया। वो सोवियत यूनियन की तरह ही रूस को मजबूत होता देखना चाहते थे। सीरिया में पक्की पकाई ज़मीन तो पहले से ही उन्हें मिली हुई थी, इसलिए पुतिन ने भी वहाँ बशर अल असद का साथ देने का फैसला किया। और पुतिन ने वहाँ 3 बड़े काम किए। नंबर 1, वहाँ अपने सैन्य अड्डे बनाए, उन्हें मजबूत किया। खैमिम एयरबेस, तरतूस नेवल बेस इसके उदाहरण हैं। लताकिया के आसपास भी पुतिन ने कई छोटे लॉजिस्टिक सेंटर बनाए। सीरिया में रूसी सेना की मौजूदगी से उसका प्रभाव मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ने लगा। दूसरा काम पुतिन ने किया कि असद सरकार को पूरा समर्थन दिया, क्योंकि बिना उनके समर्थन के वो अपनी मिलिट्री पावर वहाँ नहीं बढ़ा सकते थे। तीसरा काम पुतिन ने किया कि वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ के एनर्जी सेक्टर में लगाया। ऑयल और गैस फील्ड से रूस की मोटी कमाई भी हुई। इन सब के बदले असद को रूस का समर्थन मिला। अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे यूएन में पुतिन ने असद का साथ दिया। सब कुछ सही चल रहा था। फिर साल 2011 आया, अरब स्प्रिंग आ गई। मिडिल ईस्ट की सरकारों को ख़तरा होने लगा कि कहीं उनकी सरकार भी ना चली जाए। इजिप्ट के इंकलाब से असद वैसे ही परेशान थे। असद के पिता ने लगभग 30 साल तक सीरिया पर तानाशाही चलाई थी। फिर असद को भी सत्ता में आए लगभग 11 साल तो हो ही चुके थे, इसलिए वहाँ की जनता उनसे तंग आ गई थी। जब अरब स्प्रिंग की आहट सीरिया में हुई तो यहाँ भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। असद ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियाँ चलवा दी, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रदर्शन और भड़क गए और असद ने फिर उन्हें बेरहमी से उन प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की, जिससे सीरिया में एक सिविल वॉर छिड़ गई। कई छोटे छोटे गुट बनकर तैयार हुए। देश जो था, सीरिया जो था, वो कई हिस्सों में बंट गया और अलग अलग संगठन अलग अलग इलाकों को कंट्रोल करने लगे। लेकिन दमिश्क तक पहुंचने में कोई भी संगठन कामयाब नहीं हो पाते। पर सत्ता जाने का ख़तरा तो हमेशा असद के सिर पर मंडरा ही रहा था। ऐसे में एंट्री हुई उनके दोस्त व्लादिमीर पुतिन की और उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया। सितंबर 2015 में पुतिन ने सीरिया में सीरियाई सरकार के पक्ष में सीधा सैन्य हस्तक्षेप किया। असद के विरोधियों पर हवाई हमले किए, भूमध्य सागर से भी विद्रोहियों पर हमला किया अपने नेवल फोर्स के ज़रिए। और सिविल वॉर को दुनिया के सामने बहुत ही नियंत्रित दिखाने के लिए भी रूस ने बहुत पैसा खर्चा किया, ताकि दुनिया को लग सके कि ये जो जंग चल रही है वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक लड़ाई है और मानव अधिकार उल्लंघन जैसी कोई बात यहाँ पे हो नहीं रही। इसके लिए भी रूस ने पर्याप्त पैसा खर्चा किया। हालांकि ये बात भी सच है कि एक समय रूस ने सीरिया में आतंकियों के खिलाफ भी मोर्चा खोला था। उसने अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के अड्डों पर कई हफ्तों तक बमबारी की थी और इन हमलों में जो सीरिया के जो आम नागरिक थे वो भी मारे गए थे। और अमेरिका उस समय जब ये आम नागरिक मारे जा रहे थे तो अमेरिका और पश्चिमी देश की आलोचना भी आ रही थी। जबकि एक तरफ खुद अमेरिका भी एक समय आईसिस के ठिकानों पर बमबारी करा था और उसमें भी बहुत हज़ारों हज़ार सिविलियंस लोगों की जान गई थी। एक और मोर्चे पर पुतिन ने खुलकर असद का समर्थन किया था, वो है यूनाइटेड नेशंस। चूँकि रूस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और उसके पास वीटो का अधिकार है, इसलिए जब भी असद सरकार के ख़िलाफ़ कोई भी प्रस्ताव लाया जाता रूस उसे वीटो कर देता। अक्टूबर 2011 में पहली बार यूएनएससी में प्रस्ताव लाया गया कि बशर अल असद को अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन रूस ने उसे भी वीटो कर दिया। उस समय कहा गया कि ऐसा करने के आदेश
सीधे पुतिन से मिले हुए हैं। लेकिन ये खेल ज़्यादा दिनों तक चला नहीं। असद सरकार का तख्ता पलट हो गया, अंत हो गया। दिसंबर 2024 में आपको याद होगा हयात तहरीर अल-शाम यानी STS ने दूसरे विद्रोही गुटों के समर्थन से दमिश्क पर कब्ज़ा कर लिया। HTS के जो मुखिया थे वो अहमद अल-शरा, जिन्हें अल-जोलानी के नाम से भी जाना जाता था, और उन्होंने ही तख्ता पलट किया था, जिसके बाद उन्होंने ख़ुद को बना लिया अंतरिम सरकार का मुखिया यानी अंतरिम राष्ट्रपति। तख्ता पलट के समय ही खबर आई कि बशर अल-असद अपने परिवार के साथ बैग पैक कर रूस के लिए रवाना हो गए हैं। 8 दिसंबर 2024 को तख्ता पलट हुआ था और 15 दिसंबर को रूस से असद का पहला बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि मेरा सीरिया से निकलने का कोई इरादा नहीं था, कोई प्लान नहीं था, और ना ही ये फ़ैसला जंग के आखिरी समय में लिया गया था। जो लोग कह रहे हैं कि मैं डर कर भागा हूँ वो गलत कह रहे हैं। उसके उलट मैं 8 दिसंबर के शुरुआती घंटों तक दमिश्क में ही अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा था। जब आतंकवादी दमिश्क में घुस गए तो मैं रूस की मदद से लताकिया चला गया ताकि वहाँ से मैं युद्ध की तैयारी पर नज़र रख सकूं। जब मैं सुबह खमीम एयरबेस पर पहुंचा तो ये स्पष्ट हो चुका था कि हमारी सेनाएं युद्ध से पीछे हट गई हैं और सेना की आखिरी जो पोजीशन है वो भी ध्वस्त हो गई हैं, इसलिए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। ये बयान था बशर अल-असद का रूस जाने के बाद। भले ही असद ने मजबूरी में रूस में शरण ली थी, लेकिन उनके पास इसके अलावा ऑप्शन भी कहाँ मौजूद थे। यही उनके लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना भी था। पर आप जब 12 अक्टूबर को आई जर्मन अखबार डाई ज़ीट की रिपोर्ट को गौर से पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि असद इसकी तैयारियां शायद लंबे समय से कर रहे थे, पहले से कर रहे थे। ऐसा क्या लिखा है रिपोर्ट में, ये आपको बिंदुओं में बता देते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि असद ने 2013 से ही रूस में संपत्ति खरीदनी शुरू कर दी थी। असद मार्च 2018 और सितंबर 2019 के बीच वहाँ पे उन्होंने 25 करोड़ डॉलर यानी करीब 2100 करोड़ रुपए रूस भेजे थे, जिससे वहाँ कई संपत्तियाँ खरीदी गई थी। फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि जो पैसे सीरिया से रूस भेजे जाते उनमें 100 और 500 डॉलर के नोट शामिल होते। ऐसे नोट इतने हो गए थे जो रूस भेजे जाने थे कि इनका कुल वज़न लगभग 2 टन हो गया था, और इसे रूस तक ले जाने के लिए कुल 20 बार हवाई जहाज़ उड़ाए गए थे, 20 बार हवाई उड़ान भरी गई थी। रिपोर्ट ये भी कहती कि बशर अल-असद ने नकदी डॉलर और यूरो से कई भुगतान किए हैं रूस में। इसी नकदी का इस्तेमाल करके हथियार, अनाज, कपड़े ख़रीदने में होता था। रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि असद के पतन से पहले, उनकी तख्ता पलट से सिर्फ 2 दिन पहले, उन्होंने कम से कम आधा मिलियन यानी 5 लाख मिलियन डॉलर दुबई में प्राइवेट जेट के ज़रिए रूस भेजे थे। इस जेट में कीमती सामान, लैपटॉप और कई खुफिया हार्ड ड्राइव भी शामिल थीं। जर्मन अखबार दावा करता है कि असद और उनका परिवार मॉस्को सिटी की एक गगनचुंबी इमारत में विलासितापूर्ण तरीके से रहते हैं, जहां उनके पास कथित तौर पर लगभग 20 लग्जरी अपार्टमेंट है। मेन अपार्टमेंट 67वीं मंजिल पर है, जहां एंट्री के लिए एक कोड और चिप कार्ड का इस्तेमाल होता है, जो हमने शुरू में ही आपको बताया। अपार्टमेंट पूरी तरह से सुसज्जित है, सजा हुआ है। इसे दमिश्क या दुबई के महलों में रहने वाले अमीर लोगों के हिसाब से बनाया गया है। इसमें कारारा नाम का मार्बल है, उसका एक बहुत बड़ा सा विशाल बाथरूम भी बनाया गया है जिसमें ये करारा मार्बल लगा हुआ है, और किचन में आपको जर्मन उपकरण, जर्मन अप्लायंस देखने को मिल जाएंगे। रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि जिस इमारत में असद रहते हैं वहाँ उसी इमारत में उसके कुछ दूसरे फ्लोर्स में कुछ विदेशी मेहमान और कई राजनेता भी रहते हैं। रूस में असद के ख़ुद के परिवार के साथ असद का जो छोटा भाई है माहिर अल-असद, वो भी वहीं पे रहता है। इन दिनों वो सिगरेट और नशे की लत में लगा हुआ है। सनद रहे कि असद के साथ माहिर पर भी सीरिया में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हुए हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि असद के मेन अपार्टमेंट में सोने के फ्रेम वाले फर्नीचर, क्रिस्टल झूमर, महंगी लकड़ी के सोफ़े शामिल हैं। उसके अलावा जो बाथरूम में एक बहुत बड़ा सा बाथटब है, वो ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ से शैम्पेन पीते हुए 9 मई की विक्ट्री परेड की आतिशबाजी भी आसानी से देखी जा सकती है। तो इस तरह बशर अल-असद अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं रशिया में। आपका इस जर्मन अखबार की रिपोर्ट पर क्या कहना है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए ये शो रिकॉर्ड किया था हमारे साथी इरशाद ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबर गाँव।